दोस्तों 2024 का बजट आ चुका है, जैसा कि आप सभी लोग न्यूज में देख रहे होंगे। तो इस बजट में आपके लिए क्या क्या लेके आया गया है और इस बजट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट पे बात करेंगे। तो लेक्चर में अंत तक बने रहें। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं बजट होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, बजट आमतौर पर हम लोग क्या कहते हैं, बजट एक तरीके का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। आप लोग यहाँ पे ये भी देखेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ना आर्टिकल 112 में इसको दिया हुआ है, आर्टिकल 112 में दिया हुआ है, या फिर यूं कह लीजिए आर्टिकल 112 से लेके 117 के बीच में पूरा बजट एक्सप्लेन किया गया है। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे हर एक पॉइंट के बारे में आपको बताया गया है कि बजट है क्या और बजट किस किस तरीके से अलॉट किया गया है, सब कुछ आपको बताया गया है। क्लियर पॉइंट। तो हम एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 112 से लेके 117 के बीच में आपको दिया गया है बजट, और ये होता क्या है देखिए। और ये आर्टिकल में लिखा क्या है, बजट जो शब्द है ना, BUDGET, बजट जो शब्द है, ये यहाँ पे हमारे आर्टिकल में नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से आपको यहाँ पे देखने को मिले, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं बजट में, बजट में पूरे साल का इनकम, पूरे साल की गवर्नमेंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर की ही तो बात करते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। क्लियर पॉइंट। तो यहाँ पे सरकार का कितना इनकम होता है एक साल में, और सरकार का उस इनकम के अनुसार कितने खर्चे होते हैं, इसका पूरा का पूरा एक साल का ब्यौरा, एक साल का स्टेटमेंट बजट कहलाता है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो हमारा जो संविधान है उसके आर्टिकल 112 में जो दिया हुआ है, ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से दिया हुआ है, यानी कि जो बजट शब्द है ये नहीं लिखा हुआ है। क्लियर दोस्तों। घरों में भी बजट बनता है ना, आपके घरों में पिताजी की इनकम आने वाली है 40,000 रुपए, तो आप लोग बनाते हो ना कि 40,000 रुपए में से कहां कहां क्या क्या खर्चा होने वाला है। चलिए देखते हैं। अब ये बजट बनाता कौन है, इस बजट को प्रिपेयर कौन करता है, तो यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हो। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है। क्लियर पॉइंट। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है, यानी कि निर्मला सीतारमन जी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, इनके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है। ध्यान से सुनिएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, उसका एक डिवीजन है बजट डिवीजन। क्लियर पॉइंट। उसका एक डिवीजन है बजट डिवीजन, ये कंप्लीट करता है आपका बजट बनाता है, ये आपका बजट बनाता है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे फिर से एक बार बता देता हूं, फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसका एक डिवीजन है बजट डिवीजन, वो बजट बनाने का काम करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं निर्मला सीतारमन जी यहाँ पे एक रेड कलर का एक टैब लेके खड़ी हैं। ये पहले एक ब्लैक कलर का लेदर का बैग हुआ करता था, लेकिन क्या है अभी जो आपका जो पेपरलेस बजट शुरू हो चुका है, तो जिसमें टैब पर ही बजट पेश किया जाता है, इसलिए इनके हाथों में अभी आपको टैब दिखाई दे रहा है। क्लियर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट बजट। अब इस बजट में क्या क्या कहा गया है, ये जो 2024 वाला बजट लेके आया गया है, ये आपके लिए क्या क्या लेके आया गया है। अच्छा, एक और सवाल मैं आपको बता दूं, काफी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अरे सर, बजट तो फरवरी में पास हो जाता है, तो ये अभी जुलाई में ऐसा कौन सा बजट आया है। तो देखिए, जिस साल इलेक्शन होते हैं ना, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, उस साल एक एंटरिम बजट पास किया जाता है। एंटरिम बजट यानी कि थोड़े समय के लिए एक बजट पास किया जाता है। जैसे कि देखिए अभी 2024 में इलेक्शन हुआ, कोई पता थोड़ी ना था कि बीजेपी ही जीत जाएगी, क्या पता कांग्रेस जीत जाती, क्या पता कोई और पार्टी जीत जाती। तो यहाँ पे बजट पूरे साल के लिए ये पार्टी कैसे बना सकती है, तो जिस साल इलेक्शन होता है उस साल एंटरिम बजट पास किया जाता है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो अब ये फुल बजट आपके सामने देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए पूरा पूरा निर्मला सीतारमन जी की सारी स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रख दिया है। तो जो स्टेटमेंट है निर्मला सीतारमन जी, सबसे पहले तो थैंक यू बोल रही हैं कि भाई साहब, भारतीय जो जनता है उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दोबारा से बीजेपी को ये मौका दिया बजट पेश करने का या फिर केंद्र में सरकार बनाने का। क्लियर है पॉइंट। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जैसा कि मेंशन किया गया था एंटरिम बजट में, यानी कि जो फरवरी में बजट पास हुआ था उसमें मेंशन किया गया था कि हम लोग चार चीजों पे फोकस करेंगे। ये निर्मला सीतारमन जी की पॉइंट है, हम लोग चार चीजों पे फोकस करेंगे। पहला तो होगा पुअर, यानी कि जो गरीब लोग होंगे उनके ऊपर, दूसरा वुमेन, तीसरा यूथ और चौथा फार्मर। ये चार लोगों के ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो बजट है ना वो चार चीजों पे बेस्ड होगा। आगे बात किया गया है दोस्तों मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को दिया जाता है उनकी फसलों के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम से हम इसको जानते हैं। तो यहाँ पे सरकार ने कहा है कि देखो जितनी भी आपका खर्चा आएगा उसका 50% बढ़ा के हम लोग आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। जैसा कि मान लीजिए किसी अनाज की कीमत 100 रुपया है, किसी अनाज की में
किसान का जो कॉस्ट लगा है वो अनाज उगाने में 100 रुपए लगा है, तो सरकार क्या करेगी 50% बढ़ा के अनाज 150 रुपए में खरीद लेगी उससे, यानी कि 50% एक्स्ट्रा पे करेगी एमएसपी के फॉर्म में। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, ये सारी की सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद एक आता है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, ये कोविड में शुरुआत किया गया था इस योजना का शुरुआत, इसको 5 साल तक के लिए और बढ़ा दिया गया। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, तो ये तमाम तरीके के जो योजनाएं हैं इनको बढ़ा दिया गया है, जैसे कि आपका एमएसपी 50% कर दिया गया है, कॉस्ट का 50% कर दिया गया है, तो सारी की सारी चीजें आपके सामने हैं। इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, तो लेक्चर में अंत तक आप लोग बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बजट की थीम क्या है। बजट की थीम का मतलब क्या होता है, ये मेन किन किन चीजों पे फोकस हम लोग करेंगे। देखिए पहली बात है एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करेंगे, यानी कि हम लोग रोजगार पे फोकस करेंगे। दूसरा स्किलिंग पे फोकस करेंगे, यानी कि जब जैसे कि कौशल डेवलपमेंट की बात करेंगे, कौशल विकास की बात हम यहाँ पे करेंगे। एमएसएमई की बात करेंगे, एमएसएमई का मतलब क्या होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि जो लघु उद्योग वगैरह होते हैं वो एमएसएमई कहलाते हैं। उसके बाद मिडिल क्लास पे फोकस किया जाएगा भाई साहब, मिडिल क्लास यानी कि हम लोग जैसे जीवन है, आमतौर पे मिडिल क्लास क्या होता है, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा जो कि जिसकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत कम नहीं होती, मिडिल लेवल पे चलता है, तो मिडिल क्लास पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो चार चीजों पे हम लोग फोकस करेंगे, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग और एमएसएमई और मिडिल क्लास। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, चलिए आगे देखते हैं। अब उन चार चीजों को भी 9 पार्ट में बांटा गया है, यानी कि पूरा का जो पूरा बजट है ना, ठीक है, इस 9 प्रायोरिटीज पे दिया हुआ है, यानी कि 9 तरीके की प्रायोरिटीज आपको देखने के लिए मिलेंगी यहाँ पे पूरे के पूरे बजट में। क्लियर पॉइंट, अब 9 प्रायोरिटीज क्या है, इन चार चीजों पे फोकस करने के लिए ये 9 चीजें लेके आई जाएंगी, इन पे काम किया जाएगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, पाथ ऑफ स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट एंड ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी, ठीक है, पूरी ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी के लिए इन 9 चीजों पे हम लोग बात करेंगे। पहला बात करेंगे प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर पे बात करेंगे, यानी हम एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगे, यानी एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने की बात करेंगे। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, ठीक है, जो कि इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, सर्विसेज इंडस्ट्रीज, उन पे फोकस करेंगे हम लोग। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, जैसे कि रोडवेज हो गए, रेलवेज हो गए, ब्रिज वगैरह हो गए, इन सब पे हम लोग बात करेंगे। एम्प्लॉयमेंट पे बात करेंगे, रोजगार पे बात करेंगे, स्किल्स कैसे बढ़ेंगी, कौशल कैसे बढ़ाया जाएगा, इन सब पे हम लोग बात करेंगे। उसके बाद अर्बन डेवलपमेंट पे बात करेंगे, यानी कि शहरी विकास पे बात करेंगे। इनोवेशंस पे बात करेंगे, यानी कि नवाचार पे बात करेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बात करेंगे, नई नई चीजों को हम लोग ढूंढेंगे, नए नए तरीके निकालेंगे डेवलपमेंट करने के। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम लोग इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, समावेशी विकास की हम बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, समावेशी विकास, इसका मतलब क्या होता है, सबको साथ लेके चलना, सबको साथ लेके चलना। ऐसा नहीं है कि हमारे सोसाइटी का एक सेक्शन बहुत ज्यादा अमीर हो जाए और बाकी सेक्शन काफी ज्यादा गरीब हो जाए, नहीं, हम सबको इन्वॉल्व करके चलेंगे, इंक्लूड करके चलेंगे, लेके चलेंगे। क्लियर पॉइंट। उसके बाद हम बात करेंगे एनर्जी एंड सिक्योरिटी पे। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स पे बात करेंगे, यानी कि ऐसे 9 सेक्टर्स हैं जिन पे बजट में बात की गई है। अब सबके बारे में हम जो भी इंपॉर्टेंट है धीरे धीरे देखेंगे। क्लियर पॉइंट, ये मैंने पूरा हिंदी में भी दे रखा है, ठीक है, जो भी आपका 9 पॉइंट्स हैं ये बजट को लेके, ठीक है। कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, विनिर्माण और सेवाएं, बुनियादी ढांचा, रोजगार और कौशल, शहरी विकास, नवाचार, अनुसंधान और विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, ऊर्जा सुरक्षा और अगली पीढ़ी के सुधार। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, चलिए आगे देखते हैं सारी चीजें। अब देखते हैं जितने भी प्रायोरिटीज हमने देखी है, 9 ऐसे क्षेत्र देखे हैं ना जिन पे काम किया जाएगा। इस बजट में बताया गया कि भैया ये 9 क्षेत्र हैं जिनमें हम लोग पूरे साल काम करेंगे, अगली यानी कि 2025 के 31 मार्च तक काम करने वाले हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, उसके 1 अप्रैल 2025 के बाद तो अगला बजट आ जाएगा, तब तक के लिए हम इस पे काम करेंगे। तो आपका पहला पॉइंट था, क्या था दोस्तों, प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, यानी कि खेती बाड़ी पे हम लोग काम करेंगे। और खेती बाड़ी पे कैसे काम करेंगे, ध्यान से सुनिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर रिसर्च, अब देखिए एग्रीकल्चर यानी कि खेतीबाड़ी में रिसर्च की काफी ज्यादा आवश्यकता है। देखिए रिसर्च करने से ना नए नए तरीके मिलते हैं कि हम पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं, हम इरिगेशन कैसे ज्यादा लेके आ सकते हैं, खेतों तक पानी कैसे पहुंचा सकते हैं, HYV सीड्स यानी अधिक पैदावार करने वाली जो बीज होंगी उनको कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो इस तरीके की रिसर्च पे हम लोग बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं। दूसरा आता है देखिए नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसीज, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसीज का मतलब क्या होता है। अब देखिए जो कोऑपरेटिव फार्मिंग होता है, एक तरीके से कोऑपरेटिव फार्मिंग होता है। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन साथ में मिलकर काम करती हैं। क्लियर पॉइंट। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग को भी हम लोग यहाँ पे बढ़ावा
देने वाले हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये कंप्लीट आपको हिंदी में दे दिया गया है, ठीक है, सारा कुछ राष्ट्रीय सहयोग नीति, ये कंप्लीट हिंदी में भी आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला आता है वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन। ठीक है, मैं एग्रीकल्चर की ही बात कर रहा हूँ, पहला पॉइंट था ना 9 पॉइंट्स में से एग्रीकल्चर, तो अभी एग्रीकल्चर ही चल रहा है। यानी कि हम वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों की प्रोडक्शन को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे और सप्लाई चेन को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है, जो खेत से सब्जियां, ठीक है, बाजार तक पहुंचेंगी ना, ठीक है, तो जिस जरिए पहुंचेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई चेन बोलते हैं। अब कई बार क्या होता है ना, देखिए यहाँ पे खेत में सब्जी होगी, साहूकार लेके गया सस्ते दाम पे 5 रुपए किलो भिंडी लेके गया और आगे जाके 20 रुपए किलो बेच रहा है, भैया किसान का क्या फायदा हुआ। तो ये जो सप्लाई चेन है ना, इसको इंप्रूव करेंगे ताकि किसानों का भी फायदा हो। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम लोग आत्मनिर्भरता के ऊपर, जैसे कि फॉर सॉइल सीड्स सच एज द मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट, सीसम, सोयाबीन, ये सब कुछ हम लोग काफी ज्यादा सॉइल ना, काफी ज्यादा ऑयल सीड्स हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, यानी कि विदेशों से भी मंगाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि भैया हमें विदेशों से मंगाने की जरूरत ना पड़े, ये जितने भी तेल वाली चीजें हैं हम इंडिया में ही उगा लें। क्लियर पॉइंट, आत्मनिर्भरता। रिलीज ऑफ न्यू वैरायटीज, देखिए नई नई वैरायटीज के हम बीज लेके आए ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें ज्यादा पैदावार हम लोग कर सके। HYV सीड्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेचुरल फार्मिंग को ध्यान में रखना है, खेती बाड़ी को बढ़ाने के लिए नेचुरल फार्मिंग को ध्यान में रखेंगे। नेचुरल फार्मिंग का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे खाद पानी में जो खाद होता है ना, यूरिया वगैरह, जो बहुत केमिकल्स, ठीक है, कम केमिकल का इस्तेमाल करें। ठीक है, अब देखिए कम केमिकल का इस्तेमाल करने का मतलब क्या होता है, केमिकल कम इस्तेमाल करें। हम मेन्योर जैसे गोबर वाली खाद हो गया, या हम लोग खेतों में जो पत्ते वगैरह वाले खाद डालते हैं, ठीक है, तो वो सारे खाद का इस्तेमाल करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हो तकरीबन 1 करोड़ फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में 1 करोड़ फार्मर्स जो होंगे, ठीक है, वो स्टार्ट उनके जरिए स्टार्ट करवाया जाएगा, क्या, नेचुरल फार्मिंग स्टार्ट करवाई जाएगी। ठीक है, इसमें देखिए 2 साल के अंदर अंदर आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, आपका ब्रांडिंग कंप्लीट हो जाएगा, सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ 2 साल के अंदर ही दे दिया जाएगा। क्लियर पॉइंट, यहाँ पे जैसे आप कोर्स वगैरह भी करते हो ना, 2 साल के अंदर आपका सब कुछ खत्म करवा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट्स रिसोर्सेज सेंटर टू बी एस्टैब्लिश। ठीक है, यहाँ पे बायो इनपुट्स जो आपका सोर्सेज है वो हम लोग क्या करेंगे, रिसोर्सेज को डेवलप करेंगे, यानी कि आपको ज्यादा सिखाने की कोशिश की जाएगी कि नेचुरल फार्मिंग कैसे की जाती है, प्राकृतिक खेतीबाड़ी कैसे की जाती है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए श्रिम्प प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, जैसे मछली पालन वगैरह में भी हम लोग काफी ज्यादा यहाँ पे काम करने वाले हैं, और ये कौन काम करेगा, नाबार्ड। नाबार्ड के जरिए हम लोग मछली पालन वगैरह में काफी ज्यादा काम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या आता है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा डिजिटल वर्ल्ड से जोड़ना, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट से जोड़ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, DPI फॉर कवरेज ऑफ फार्मर्स एंड देयर लैंड इन 3 ईयर। जितने भी किसान हैं जो कि यहाँ पे, ठीक है, पब्लिक जो आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं जुड़े हुए हैं, इंटरनेट वगैरह से नहीं जुड़े हुए हैं, सारे के सारे किसानों को 3 साल के अंदर यहाँ पे जोड़ देना है, किससे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से। और इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट कवर होंगे, 400 डिस्ट्रिक्ट कवर होने वाले हैं। क्लियर पॉइंट, यहाँ पे आगे देखते हैं। इंश्योरेंस मिलेगा आपको, ठीक है, जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड। और किसान क्रेडिट कार्ड तो पहले भी हुआ करता था, ठीक है, लेकिन इसको और अच्छे तरीके से हम लोग एम्प्लॉय करेंगे, यानी लोगों तक पहुंचाएंगे। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, ये सब आप देख सकते हो, सारी चीजें आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग की बात करते हैं। ठीक है, रोजगार की बात कर रहे हैं और स्किल्स की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री नाम से 5 ऐसी योजनाएं देने की बात की गई थी। ठीक है, पीएम की 5 ऐसी स्कीम्स की बात की गई थी, पीएम की 5 ऐसी स्कीम्स की यहाँ पे बात की गई थी, 5 स्कीम। क्लियर पॉइंट, यहाँ पे 5 स्कीम। तो यहाँ पे हम उन सारी स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए तो एम्प्लॉयमेंट देने के लिए 5 ऐसी स्कीम्स होंगी। पहला जो था क्या आपका, ठीक है, पीएम का जो पैकेज है, हम 3 स्कीम के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, चौथी और पांचवी आगे आपको मिलेंगे। पहला स्कीम होगी स्कीम ए, जो फर्स्ट टाइमर्स के लिए होगी, यानी कि जो पहली बार जॉब करने जा रहे हैं, जो पहली बार नौकरी करेंगे, किसी की भी बात करो आप, मैं, कोई भी, जो पहली बार नौकरी करेंगे, ठीक है, उनको जो पहली सैलरी के हिसाब से 15,000 रुपए दिए जाएंगे। क्लियर है, जैसे मान लीजिए कि मैं दिल्ली गया काम करने के लिए, ठीक है, और मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं, वहां पे रुकूंगा कैसे, सबसे बड़ी बात ये रहती है कि भाई मैं जाकर रुकूंगा कहाँ, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर रही है सरकार, आपको 15,000 रुपए
दे रही है। जो फर्स्ट टाइम जॉब करने जा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, उनको 15,000 रुपए सरकार देगी और 3 इंस्टॉलमेंट्स में देने वाली है। क्लियर पॉइंट? अब तो आपकी समस्या सुलझ गई ना। तो फर्स्ट टाइमर्स के लिए है दोस्तों, क्लियर है। और इससे कितने लोगों को फायदा होने वाला है? 210 लाख लोगों को फायदा दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, स्कीम बी की बात करते हैं। स्कीम ए में फर्स्ट टाइमर्स के लिए था, स्कीम बी की बात कर लेते हैं। स्कीम बी क्या है? क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? विनिर्माण, ठीक है, विनिर्माण, ठीक है। इस सेक्टर में हम लोग काफी ज्यादा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए, लिंक्ड टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज, ठीक है। अब देखिए, इंसेंटिव मिलेगा बोथ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर फॉर ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन इन द स्पेसिफिक स्केल्स फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स। देखिए, घबराइए मत, मैं समझाऊंगा। देखिए क्या होता है, जब भी हम ईपीएफओ की बात करते हैं, ईपीएफओ का मतलब क्या होता है? प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हमारा पीएफ कटता है ना, तो जो पीएफ कटता है ना, उसमें दोनों लोग शामिल होते हैं, ठीक है। एक तो एम्प्लॉय जो नौकरी करता है और जो नौकरी देता है, दोनों इसमें क्या करता है? कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने पीएफ में 5,000 रुपए कटवाए, ठीक है, तो एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से यहाँ पे 4,000 5,000, हालांकि डबल का प्रावधान है, लेकिन कम भी कर सकते हैं। ये दो लोग मिलकर आपका पीएफ बनाते हैं। जैसे मैंने पीएफ 5,000 रुपए कटवाया, तो एम्प्लॉयर भी 5,000 रुपए उसमें ऐड करेगा। लेकिन अब सरकार क्या बोल रही है? भैया ऐसा हम भी करेंगे। आप 2 ही लोग नहीं करोगे, हम भी करेंगे। और कितने साल तक करेंगे? शुरुआत के 4 साल करने वाले हैं। यानी कि हम भी यहाँ पे 2,000 या 3,000 जितना भी पीएफ में आपके कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? तो यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के अलावा गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करने वाली है आपके प्रोविडेंट फंड में। क्लियर पॉइंट? और शुरुआत के 4 साल तक करने वाली है। इससे क्या होगा? 30 लाख यूथ तक इसका बेनिफिट पहुंचेगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? अब देखिए, स्कीम सी में सरकार क्या कर रही है, ठीक है, ईपीएफओ यानी ये भी प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड ही है। क्लियर पॉइंट? ये कह रही है कि भाई साहब, एम्प्लॉयर्स लोग जो है ना, अब 3,000 तक कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स फॉर ऑल न्यू हायर। जितने भी नए लोग हैं, नए लोग जो जॉब के लिए जा रहे हैं, नए लोग, उनके पीएफ में हम लोग कितना? 3,000 तक कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे मान लो इसने 5,000 रुपए एम्प्लॉयर ने दिए और 5,000 रुपए आपका एम्प्लॉय ने दिए, तो ये बोल रहा भैया मैं मैक्सिमम 3,000 आपके पीएफ में कंट्रीब्यूट कर दूंगा। ये कौन बोल रहा है? सरकार बोल रही है, केंद्र सरकार बोल रही है। देखिए, ये क्या होता है ना, यूथ को बढ़ावा देने के तरीके हैं, तो इस तरीके से यूथ को बढ़ावा दिया गया है। क्लियर पॉइंट? तो स्कीम ए पढ़ लिया हमने, स्कीम बी पढ़ लिया और स्कीम सी हमने पढ़ लिया। ये 3 पीएम की स्कीम थी। क्लियर पॉइंट? चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है। अब देखिए, स्किलिंग प्रोग्राम में स्कीम, मैंने 5 स्कीम बताई थी ना, तो यहाँ पे चौथी स्कीम के बारे में भी देखेंगे। पीएम पैकेज 4th स्कीम की हम बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, जो 20 लाख यूथ विल बी स्किल्ड ओवर 5 ईयर पीरियड, यानी कि कम से कम 20 लाख यूथ को हम लोग ट्रेनिंग देंगे, ट्रेंड करेंगे। क्लियर पॉइंट? कौशल विकास योजना आई थी ना, जिसमें अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरीके से हम लोग स्किल्ड लेबर बनाते थे, यानी कि लेबर को काफी ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती थी। तो वही काम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और 20 लाख यूथ को ये लोग क्या करेंगे? ट्रेनिंग देने वाले हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? इसके लिए 1,000 आईटीआई सेंटर्स बनाएंगे। आईटीआई कॉलेजेस होते हैं ना, तो 1,000 आईटीआई कॉलेजेस ये लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? इंडस्ट्रीज के जरूरत के हिसाब से। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, और भी काफी चीजें हमारे पास, ठीक है, देखने के लिए। चलिए, अब इसका मतलब क्या है, देखिए, फैसिलिटेट हायर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, औरतों के पार्टिसिपेशन को ये लोग ज्यादा बढ़ावा देंगे इन द वर्क फोर्स, ठीक है। यानी कि जो लेबर वगैरह है, कामकाजी जो जनता है हमारी, उसमें औरतों के रोल को बढ़ावा देने की काफी ज्यादा कोशिश यहाँ पे की जा रही है। कैसे? औरतों के लिए यहाँ पे हॉस्टल बनाए जाएंगे, कोलैबोरेशन किया जाएगा इंडस्ट्रीज के साथ, और इंडस्ट्रीज को बोला जाएगा कि भैया जॉब ज्यादा औरतों को यहाँ पे दो। क्लियर पॉइंट? यहाँ पे लोन दिया जाएगा, देखिए 7.5 लाख का लोन दिया जाएगा, ठीक है, और गारंटी फ्रॉम द गवर्नमेंट प्रोमोटेड फंड, ठीक है। गवर्नमेंट 7.5 लाख तक का लोन देगी यहाँ पे, ठीक है, ताकि अपना रोजगार वगैरह बढ़ाया जा सके। क्लियर पॉइंट? अब देखिए, इससे 25,000 स्टूडेंट्स होंगे, उन सबको हर साल बेनिफिट होने वाला इस लोन से। क्लियर पॉइंट? इस लोन से जाकर अपना रोजगार भी कर सकते हैं, एजुकेशन भी कर सकते हैं, कुछ भी वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा लोन के तौर पे 10 लाख फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है। अब देखिए, हायर एजुकेशन में एक और चीज यहाँ पे देखेंगे, डोमेस्टिक। ऐसा नहीं कि आप लंदन चले गए पढ़ने के लिए, यूएस चले गए पढ़ने के लिए, नहीं, ठीक है। आप अपने देश में अगर पढ़ रहे हो तो आपको 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। क्लियर पॉइंट?
तो लोन तो पहले भी मिलता था, लोन पहले मिलता था, लेकिन अभी इसका जो ज्यादा कितना होगा, 3% ब्याज लिया जाएगा। पहले जो आपका 7% 8% ब्याज था ना, तो एजुकेशन लोन पे सिर्फ और सिर्फ 3% आपसे ब्याज लिया जाएगा। ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे, क्लियर पॉइंट यहाँ पे। और इससे तकरीबन 1 लाख स्टूडेंट्स को फायदा होने वाला है, क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, यानी कि सोसाइटी को साथ में लेके चलना, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वाले कॉन्सेप्ट पे आपने चलना है, ठीक है। तो ये देखिए, एक योजना लगाई गई थी, पूर्वोदय योजना लेके आई गई थी। पूर्वोदय योजना के बारे में बात की गई है इस बजट में। पूर्वोदय योजना का मतलब क्या है, यहाँ पे 5 ऐसे राज्य हैं जिन पे ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाएगी। 5 जो स्टेट्स हैं, ठीक है, उनमें ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाएगी। ओवरऑल डेवलपमेंट की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, क्लियर पॉइंट यहाँ पे। अब वो 5 राज्यों के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखो 5 राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और बिहार हो गया। ये 5 राज्यों में हम कौन से स्कीम चलाने वाले हैं, पूर्वोदय योजना चलाने वाले हैं। और इस पूर्वोदय योजना में हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाएगी। ओवरऑल डेवलपमेंट की हम यहाँ पे बात की जाएगी, क्लियर पॉइंट यहाँ पे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा, यानी अमृतसर से कोलकाता को जोड़ने वाला एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, एक ऐसा रोड बनाया जाएगा जिससे कि क्या होगा, ट्रांसपोर्ट काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्लियर पॉइंट यहाँ पे। अब इसके लिए दोस्तों देखिए 3 लाख करोड़ तक का खर्चा आने के चांसेस हैं, ठीक है। अब देखिए, और ये किसके लिए होगा, वुमेन एंड गर्ल्स के लिए हुआ करेगा, ठीक है। अब देखते हैं, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान भी चलाया जाएगा। कौन सा, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान भी चलाया जाएगा। इसके जरिए क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कितने गांवों को कवर किया जाएगा, 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा, जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा ट्राइबल लोगों को हम लोग कवर करने वाले हैं, क्लियर पॉइंट यहाँ पे। अब इसमें क्या किया जाएगा, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन सुधारी जाएगी। सोसाइटी की कंडीशन कैसे सुधरती है, अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करके। और इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक दशा कैसे सुधरती है, जॉब देके, एजुकेशन देके, ये सारी चीजें करेंगे, क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो 5 करोड़ ट्राइबल लोगों को यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है और तकरीबन 63,000 गांवों को फायदा पहुंचने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए क्या किया जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप बात रखेंगे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ये जो गवर्नमेंट बैंक है ना, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक गवर्नमेंट बैंक है, इसके ब्रांचेस खोले जाएंगे। कितने ब्रांचेस खोले जाएंगे, 100 ब्रांचेस खोले जाएंगे। और कहां पे खोले जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट रीजन में। आपको अच्छी तरह पता है, जो नॉर्दर्न स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है, वहां पे बहुत पहाड़ है, ठीक है। आप चले जाओ त्रिपुरा साइड, बहुत पहाड़ है, तो वहां पे आमतौर पर बैंक जाके इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो क्या कहा गया है, तो भैया जो आपका पोस्ट पेमेंट बैंक है ना, उसके 100 ब्रांचेस हम लोग वहां पे जाके स्टार्ट करने वाले हैं। आप देख सकते हो बजट में काफी अच्छी बातें की गई यहाँ पे, क्लियर है। अब देखिए अर्बन डेवलपमेंट में हम लोग क्या करने वाले हैं, यानी कि शहरी विकास में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले स्टैंप ड्यूटी की बात करते हैं। एनकरेजिंग स्टेट्स टू लोअर स्टैंप ड्यूटीज फॉर प्रॉपर्टीज परचेज बाय द वुमेन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्टैंप ड्यूटी काफी ज्यादा लग जाता है, तो जो प्रॉपर्टी आप खरीदते हो ना, उसका रेट अपना बढ़ जाता है। भाई साहब आप 25 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, उस पर अच्छा खासा स्टैंप ड्यूटी टैक्स लग जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, केंद्र सरकार ने कहा है कि हम स्टेट गवर्नमेंट को कहेंगे, हम स्टेट गवर्नमेंट को एनकरेज करेंगे कि भैया जो स्टैंप ड्यूटी आप कम करो, ठीक है। कब कम करो, जब प्रॉपर्टी किसी वुमेन के नाम पे खरीदी जाए, औरत के नाम पे खरीदी जाए, स्टैंप ड्यूटी को आप कम कर दो, इससे प्रॉपर्टी सस्ती हो जाएगी और यहाँ पे वुमेन के पास एक ताकत रहेगी, उसके बाद खुद की प्रॉपर्टी बनेगी। दूसरा पॉइंट देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है। स्ट्रीट मार्केट, आप लोगों ने देखा होगा गलियों में जाते हुए बहुत सारे ठेले लगे रहते हैं, स्ट्रीट फूड वगैरह, उसके लिए प्रॉपर मार्केट ऑर्गेनाइज करो, प्रॉपर मार्केट ऑर्गेनाइज करो, क्लियर पॉइंट आप ये देख सकते हो, ठीक है। आगे आता है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ठीक है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान्स फॉर 14 लार्ज सिटीज, यहाँ पे 14 ऐसी हम लोग बड़े बड़े शहरों को डेवलप करने की कोशिश करेंगे जिनकी पॉपुलेशन 30 लाख से ज्यादा होगी, ठीक है। जिनकी पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या 30 लाख से ज्यादा होगी, ऐसे 14 बड़े बड़े शहरों को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। वाटर मैनेजमेंट, शहरों में पानी की सबसे बड़ी समस्या होती है, पानी आखिर कहां जाएगा, प्रॉपर सीवेज सिस्टम नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा वाटर सप्लाई को, प्रॉपर जो नाली का जो सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, उन सबको डेवलप किया जाएगा। तो वाटर मैनेजमेंट, तो ये 4 चीजों पे बात की जाएगी, ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट में। पहला स्टैंप ड्यूटी, स्ट्रीट मार्केट, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट और वाटर मैनेजमेंट, क्लियर पॉइंट दोस्तों यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हो। उसके बाद आता है हाउसिंग नीड्स। हाउसिंग नीड, अब देखिए जनता की सबसे बड़ी चीज क्या है, रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान में मकान सबसे बड़ा चीज आता है, रोटी कपड़ा तो है ही, ठीक है, मकान भी बहुत बड़ा नीड है। तो यहाँ पे देखिए पीएम आवास योजना 2.0 शुरू किया गया है। पीएम आवास योजना पहले भी हुआ करता था, पीएम आवास
योजना पहले भी हुआ करता था, उसका 2.0 वर्जन शुरू किया गया। इसमें क्या किया जाएगा, नीड्स ऑफ 1 करोड़ अर्बन पुअर, 1 करोड़, ठीक है, जो शहर में रहने वाले गरीब लोग हैं उनको घर दिया जाएगा, जो कि मिडिल क्लास फैमिली से भी हो सकते हैं, लोअर क्लास फैमिली से भी हो सकते हैं। और इसमें सरकार का 10 लाख करोड़ का खर्चा आने वाला है। 1 करोड़, ध्यान सुनिए, 1 करोड़ अर्बन, तो शहरों में रहने वाले जो गरीब है ना, 1 करोड़ गरीबों को घर दिया जाएगा, जिसमें 10 लाख करोड़ तक का सरकार का खर्चा होने वाला है। क्लियर पॉइंट। और इसी के लिए यहाँ पे सारी सारी पॉलिसीज वगैरह बनाई जाएंगी। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, एनर्जी सेक्टर की बात कर रहे हैं, एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। एनर्जी का मतलब जो आप बिजली वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की बात कर रहे हैं, ये चीज, ठीक है। इनिशिएटिव विद प्राइवेट सेक्टर्स इन न्यूक्लियर एनर्जी। अब देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी में ना प्राइवेट सेक्टर्स को जगह देना पड़ेगा और सरकार देने की बात कर रही है। देखिए, प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत पैसा है, ठीक है, और सरकार के पास रिसोर्सेज हैं, तो रिसोर्सेज और पैसा जब दोनों मिल जाएंगे तो अच्छा प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को जोड़ दिया गया है गवर्नमेंट के साथ। क्लियर पॉइंट। अब देखिए, तो इसके लिए क्या किया गया है, भारत स्मॉल रिएक्टर्स बनाए जाएंगे। अब देखो, बहुत बड़े बड़े प्लांट ना बना के छोटे छोटे रिएक्टर्स बनाए जाए, जो कि बिजली उत्पादन में काम आने वाले हैं। और इसके लिए कौन प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ मिला लो भैया, ठीक है। अब देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एंड न्यूअर टेक्नोलॉजी फॉर न्यूक्लियर एनर्जी, इन सब पे काम किया जाएगा। जैसे कि देखिए, नए नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाएंगे, किसके लिए, भारत स्मॉल रिएक्टर्स पे काम करने के लिए चलाए जाएंगे, जिससे कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके बिजली और ज्यादा बना सके। और कौन सी बिजली बना सके, जो कि हमारा जो कि हम रिन्यूएबल सोर्सेज हो, रिन्यूएबल यानी कि सनलाइट से बना रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, इस तरीके की चीजें हम लोग बात करने वाले हैं। क्लियर पॉइंट। अब देखिए, एनर्जी ऑडिट की बात करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर शिफ्टिंग फ्रॉम माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज टू क्लीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे देख, क्लीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। 60 क्लस्टर्स, नेक्स्ट फेज एक्सपेंस टू 100 क्लस्टर। अभी देखिए, 60 क्लस्टर पे हम लोग काम कर रहे हैं, आगे चल के 100 क्लस्टर्स पे काम करेंगे। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए, पंप स्टोरेज पॉलिसी। पंप स्टोरेज पॉलिसी की बात करें कि हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी कैसे कैसे और कहां कहां स्टोर करें। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो उसको स्टोर करने की जरूरत हमें पड़ेगी, ठीक है। फॉर इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्मूथ इंटीग्रेशन ऑफ द ग्रोइंग शेयर ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। यानी कि ज्यादा एनर्जी को हम लोग स्टोर करने की कोशिश करेंगे, ये सारे प्रोग्राम ये लोग लेके आएंगे। थर्मल पावर प्लांट की हम बात करेंगे। थर्मल पावर प्लांट में जॉइंट वेंचर काम करेगा। जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है, दो कंपनियां मिलकर काम करेंगी थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है। कौन कौन सी कंपनी होगी, एक तो एनटीपीसी, आप लोगों ने सुना होगा, एनटीपीसी और बीएचईएल, ठीक है। ये दोनों की दोनों सरकारी कंपनियां मिलकर काम करेंगी। किसके लिए काम करेंगी, थर्मल पावर प्लांट्स पे काम करेंगी, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट का मतलब क्या होता है, हीट के जरिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है। और दो कंपनियों का नाम आप लोग याद रखेंगे, एनटीपीसी और बीएचईएल। क्लियर है। अब देखिए, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब देखो, मुफ्त बिजली योजना कैसे आएगी। अब सरकार ऐसे थोड़ी ना बोले मुफ्त बिजली दे दो, मुफ्त बिजली दे दो, नहीं। सरकार क्या बोल रही है, हम सोलर पैनल लगवाने की बात कर रहे हैं। हम आपके घरों पे छत के ऊपर सोलर पैनल लगवाएंगे, इससे इतनी बिजली बन जाएगी कि आपका सारा काम चल जाएगा और आपका बिजली बिल 0 हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहो तो बिजली बेच भी सकते हो, ये भी यहाँ पे प्रावधान दिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए, 1 करोड़ की बात करें, 1 करोड़ हाउस होल्ड ऑब्टेन फ्री इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि 1 करोड़ घर ऐसे होंगे जिनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। कैसे, सोलर पैनल के जरिए। क्लियर पॉइंट। अप टू 300 यूनिट एनर्जी एवरी मंथ, 300 यूनिट जो आप कंज्यूम करोगे ना, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपको कोई भी उससे पैसे नहीं देने। 1.2 करोड़ रजिस्ट्रेशन एंड 14 लाख एप्लीकेशन सो फार। अभी तक यहाँ पे देखिए 1.28 करोड़, यानी कि 1.28 करोड़ एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, रजिस्ट्रेशन आ चुकी हैं। क्लियर पॉइंट। और 14 लाख एप्लीकेशंस हमारे पास अभी पड़ी हैं। क्लियर पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, रोड हो गए, ब्रिजेस हो गए, ठीक है, अलग अलग तरीके की, जिसके जो हमारी इकोनॉमी में हेल्प करते हैं, इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प करने वाले हैं, तो उनकी हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, प्रोविजंस ऑफ रुपीज, ठीक है, 111111 करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो जितना भी जीडीपी है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, उसका 3.4% हम लोग किस पे खर्चा करने वाले हैं, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करने वाले हैं। बहुत बड़ी बात है, 3.4%, 3.4% ऑफ जीडीपी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करने वाले हैं। क्लियर पॉइंट। यहाँ पे 1.5 लाख करोड़ टू स्टेट एज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन। हम लोग यहाँ पे 1.5 लाख करोड़ वो पैसा देंगे जो कि इंटरेस्ट फ्री होगा, इंटरेस्ट फ्री होगा,
किसके लिए? लोन के तौर पे देंगे ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। फेज 4 की बात करें, ठीक है, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वरोजगार योजना की बात करें, ठीक है, विल बी लॉन्च टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी, ठीक है, सड़क योजना की बात करें, स्वरोजगार नहीं, ये सड़क योजना था, ठीक है, कनेक्टिविटी को हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ताकि ज्यादा ऑल वेदर कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? हर एक मौसम में वो रोड काम करे, ऐसा नहीं कि भैया बरसात में रोड खराब हो जाए या किसी और मौसम में रोड खराब हो जाए, नहीं, ऑल वेदर कनेक्टिविटी को हम लोग यहाँ पे इंप्रूव करेंगे। तो सारी की सारी चीजों में आपको याद क्या रखना है, ध्यान से देखेंगे, याद क्या रखना है, पहला तो आपको याद रखना है कि जीडीपी का कितना परसेंट, तो 3.4% हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करने वाले हैं, ठीक है, कितने करोड़ रुपए खर्चा करने वाले सारे सारे स्टेट्स पे, जो कि लोन होगा इंटरेस्ट फ्री, तो यहाँ पे 1.5 लाख करोड़ खर्चा करने वाले, क्लियर पॉइंट यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 2,500 ऐसे हैबिटेशन गांव या एरिया होंगे, 2,500 बोलो 25,000 ऐसे एरियाज होंगे जिनमें कनेक्टिविटी बेहतर करने की बात की गई है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं टूरिज्म की। आपको अच्छी तरह पता है, ठीक है, सर्विस सेक्टर में इंडिया का तकरीबन इंडिया के जीडीपी का सर्विस सेक्टर में तकरीबन 57% सिर्फ और सिर्फ कहां से आता है? सर्विस सेक्टर से आता है, याद रखेगा। अब इस सर्विस सेक्टर में सबसे बड़ा रोल किसका है? टूरिज्म का है। सबसे बड़ा तो क्या, लेकिन बहुत बड़ा रोल टूरिज्म का है। यानी कि जब लोग यहाँ पे घूमने फिरने आते हैं, लोग घूमेंगे फिरेंगे, तो जाहिर सी बात है पैसा यहीं पे खर्च करेंगे ना, यहीं पे खाएंगे पिएंगे, यहीं से जो लोग होंगे, ठीक है, पैसा खर्च करेंगे, यहीं से अपना सामान खरीदेंगे, तो हमारे जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं, जो दुकानदार हैं, उनका कितना ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो ये टूरिज्म की हम यहाँ बात करें, टूरिज्म को भी बढ़ावा देना है। तो देखिए टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर, जैसे कि काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बनाया गया है, या फिर यहाँ पे उज्जैन में महाकाल का जो कॉरिडोर बनाया गया है, ठीक है, तो उसी तर्ज पे यहाँ पे विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर बनाया जाएगा, ठीक है, और महाबोधि टेम्पल बनाया जाएगा, महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर बनाया जाएगा। किस मॉडल पे बनाया जाएगा? काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कि आपका बनारस में है, उस मॉडल पे, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे महाबोधि टेम्पल बनाया जाएगा, टेम्पल कॉरिडोर बनाया जाएगा और विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर बनाया जाएगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे ध्यान से यहाँ पे देखिए, बिहार में एक जगह राजगीर, ठीक है, उसको भी डेवलप किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म बिहार में देखने के लिए आपको मिलेंगे। जितने भी रिलीजन वाले धार्मिक जो स्थल हैं, उन सबको डेवलप किया जाएगा। अब जरूरी नहीं कि मैं हिंदू की बात कर रहा हूं, हिंदू की बात नहीं कर रहे, हिंदूज हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, मुस्लिम्स हो गए, जिनसे भी रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, वो सब पे यहाँ पे हम डेवलप करने की बात करेंगे। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और भी सारी चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे उड़ीसा की स्पेशल एक बात की गई है, डेवलपमेंट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा की बात की गई। देखिए उड़ीसा में बहुत ज्यादा टेम्पल्स हैं, उड़ीसा में मंदिर बहुत ज्यादा हैं, मॉन्यूमेंट यानी कि जो ऐतिहासिक स्थल है, ऐतिहासिक बिल्डिंग वगैरह बहुत ज्यादा है, क्राफ्टमैन बहुत ज्यादा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ज्यादा है, ठीक है, नेचुरल लैंडस्केप, यानी बहुत कुछ है उड़ीसा में जिसको डेवलप किया जा सकता है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में क्या क्या किया गया। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? नवाचार, नई नई खोज करना, ठीक है। रिसर्च की बात करते हैं, जानते हैं, और डेवलपमेंट, इनमें कितना कितना काम किया गया और क्या क्या काम किया गया या किया जाएगा, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए अब देखिए, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द अनुसंधान नेशनल रिसर्च, ठीक है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड फॉर बेसिक रिसर्च एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या किया जाएगा? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड दिया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च किया जा सके, डेवलपमेंट किया जा सके। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। अब देखिए, प्राइवेट सेक्टर ड्राइवन रिसर्च एंड इनोवेशन, तो प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे हम लोग महत्व देंगे, प्राइवेट सेक्टर को किस चीज में? रिसर्च में और इनोवेशन में। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? नवाचार, नई नई चीजें खोजना, नई नई टेक्निक खोजना। क्लियर पॉइंट। कॉमर्शियल स्केल के ऊपर, यानी कि आमतौर पर आप कह सकते हो इसको पीपीपी मॉडल पे काम करेंगे लोग, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे काम किया जाएगा यहाँ पे। अब देखिए स्पेस इकोनॉमी की बात करते हैं। स्पेस इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? अब स्पेस इकोनॉमी का बहुत ज्यादा यहाँ पे रोल है। स्पेस इकोनॉमी आप लोग देख सकते हो, ठीक है, स्पेस के क्षेत्र में काफी ज्यादा इनोवेशन वगैरह किया जाता है। यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर के तौर पे काम किया जाएगा। ज्वाइंट वेंचर का मतलब क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों ही मिलके काम करेंगे। क्लियर पॉइंट। यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? यहाँ पे स्पेस इकोनॉमी की बात कर रहा हूं। बहुत सारी चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो स्टार्टिंग में बताया था कि सरकार के पास पैसा आएगा और सरकार के पास पैसा जाएगा, इसी का पूरे साल का लेखा जोखा ब्यौरा बजट कहलाता है। तो देखते हैं कि सरकार के पास पैसा आता कहां से है, क्लियर पॉइंट, और उसके बाद देखेंगे सरकार के पास पैसा जाता कहां से। आप यहाँ पे देख सकते हो सरकार का जो पैसा है ना बच्चों, ठीक है, 27% सरकार के पास आता है बोरोइंग्स यानी कि लोन से, और लाइबिलिटीज यानी कि जो पैसा वगैरह लिया जाता है उसको हम लोग बोरोइंग्स कहते हैं। क्लियर, बोरोइंग्स या लाइबिलिटीज कहते हैं। तो समझ सकते हो सरकार को कितना ज्यादा घाटा होता है।
डेफिसिट होता है, यानी कि जितना डेफिसिट होगा ना सरकार उतना ज्यादा लोन ले सकती है उस डेफिसिट को, उस घाटे को कवर करने के लिए। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो 27% तो भैया बोरोइंग से आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इनकम टैक्स से 19% आता है, याद रखेगा। और मैं लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, अब भी रिसेंट वाली, तो इसको ध्यान में रखेगा। 19% कहां से आता है? इनकम टैक्स से आता है, ठीक है। अब देखिए एक्साइज ड्यूटी से आता है 5%, एक्साइज ड्यूटी से 5%, जीएसटी से आता है आपका 18%, जीएसटी से देखेंगे 18%। नॉन टैक्स रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? जो टैक्स के फॉर्म में नहीं आते। नॉन टैक्स का मतलब क्या होता है? आप जा रहे हो, 3 दोस्त बाइक पे जा रहे हो, चालान कट गया, ठीक है, सरकार को पैसे मिल गए, हेलमेट नहीं पहने, चालान कट गया, पैसे मिल गए सरकार को। कुछ और आपने ऐसा काम कर दिया, पेनल्टी लगा दी गवर्नमेंट ने, पुलिस वालों ने, तो सरकार के पास पैसे जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन टैक्स रिसिप्ट की बात करते हैं। तो उससे 9% आता है, ठीक है। नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? जब सरकार कोई अपना सामान बेचती है, किसी कंपनी का शेयर बेच देगी, कुछ भी बेच देगी, उससे जो पैसा आएगा उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। तो 1% उससे आ जाता है, ठीक है। और कस्टम से आता है, कस्टम ड्यूटी से आता है आपका 4%। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, बात है, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन टैक्स वगैरह होते हैं, जैसे घर का रजिस्ट्रेशन आपने करा दिया या किसी भी चीज का प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करा दिया, तो उससे आपका तकरीबन 17% का यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा सरकार की इनकम। तो पूरी की पूरी इनकम आपके सामने है दोस्तों सरकार की। अब देखते हैं सरकार के पास जो पैसा आता है वो खर्च कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे जो ज्यादा पैसा खर्च होता है दोस्तों इंटरेस्ट पेमेंट में। मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, देखिए भाई साहब, अगर आप लोन ज्यादा लोगे तो उस पर ब्याज भी तो आपको देना पड़ेगा ना। तो सबसे ज्यादा सरकार के पास पैसा आता है लोन से, आता है बोरोइंग से आता है। जाहिर सी बात है भैया, आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा पेमेंट भी तो उन्हीं को देनी पड़ेगी ना, सीधी सी बात है। तो पेमेंट इंटरेस्ट के तौर पर सबसे ज्यादा जाता है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले, यानी कि जो स्कीम है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, उस पर 16% जाता है। सरकार सब्सिडी दे देती है 6% की बात करते हैं। डिफेंस पे 8% का अपना खर्चा हो जाता है, ठीक है। स्टेट शेयर एंड टैक्स एंड ड्यूटीज, ठीक है, 21% का, जैसे स्टेट्स वगैरह को कुछ टैक्स वगैरह पे किया जाता है, ठीक है, ड्यूटीज वो 21% चला जाता है। फाइनेंशियल कमीशन, कमीशन का मतलब क्या होता है? जैसे सब कुछ बढ़िया चल रहा है लेकिन फाइनेंस कमीशन ने कुछ ऐसे स्कीम लगा दी, कोई एक्स्ट्रा स्कीम लगा दी, तो फाइनेंस कमीशन का ही अधिकार था, तो वहां पे आपका तकरीबन 9% जो हर साल लगी जाता है, ठीक है। अब देखते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, बहुत सारी ऐसी स्कीम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्पॉन्सर करती है, 100% वही पे करेगी, तो उसमें 8% हो गया, ठीक है। अदर एक्सपेंडिचर में छोटे मोटे हो गए 9%, ठीक है। पेंशन दी जाती है, उस पर 4% का खर्चा है। तो सारे के सारे खर्चे आपको दिए गए हैं। क्लियर पॉइंट। तो सारा सारा इंपॉर्टेंट है आपको देखना। चलिए आगे देखते हैं और भी क्या क्या चीजें हैं। अब देखिए सबसे तो बड़ी बात होती है, ठीक है, चेंजेस इन कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी में चेंजेस किए गए हैं काफी ज्यादा। कस्टम ड्यूटी क्या होता है? देखिए जो तकरीबन जो भी आप लोग सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो ना, उन सब पर लगता ही लगता है। तो यहाँ पे कस्टम ड्यूटी की बात करते हैं, देखिए क्या है, ठीक है, फुल्ली एग्जाम 3 मोर कैंसर मेडिसिन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। अब देखिए 3 ऐसी कैंसर की जो बड़ी दवाई है जो लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उन पर टैक्स हटा दिया गया, बिल्कुल टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि दवाइयों को अफोर्डेबल बना दिया गया यहाँ पे। उसके बाद आता है, देखिए यहाँ पे रिड्यूस्ड बीसीडी टू 15%, जो मोबाइल वगैरह पे 15% तक का टैक्स आपका कम कर दिया गया है, यानी कि जो मोबाइल हो गए, चार्जर हो गए, वो सस्ते हो जाएंगे, तो इससे बेनिफिट होगा मोबाइल इंडस्ट्री को। उसके बाद बात करते हैं, जो गोल्ड की बात कर लेते हैं, सिल्वर की बात कर लेते हैं, तो उसपे 6% टैक्स कम कर दिया गया है। क्लियर पॉइंट, 6%। तो इससे डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन हो जाएगी, यानी हमारी डोमेस्टिक जो करेंसी है वो इंप्रूव हो जाएगी, या फिर हमारा गोल्ड वगैरह यहाँ पे सस्ता हो जाएगा। उसके बाद बात करते हो तो ठीक है, जो मछली पालन वगैरह होगा, फिश फीड, जो सी फूड वगैरह हो गया, ठीक है, उसमें इंप्रूवमेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5% टैक्स को कम कर दिया गया है, 5% टैक्स को यहाँ पे कम किया गया है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। आगे देखते हैं, एग्जेम्पशन मोर कैपिटल गुड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सोलर सेल पैनल। जैसे कि सोलर सेल पैनल वगैरह हम लोग मतलब खरीद के आते हैं, ठीक है, या हम लोग लेके आते हैं, तो उस पर देखिए बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया गया है। जैसे सोलर पैनल, अब देखिए सरकार क्या कर रही है ना, बिजली बनाने के जो संयंत्र वगैरह उसको बढ़ावा दे रही है। कैसे बढ़ावा दे रही है? ठीक है, उस पर टैक्स फ्री कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया, इसका मतलब सस्ता हो जाएगा, तो हर कोई अपने अपने छतों पे, ठीक है, सोलर पैनल लगा लिया करेगा, जिससे कि बिजली बनेगी, बिल्कुल ही टैक्स फ्री कर दिया गया। क्लियर पॉइंट। अब देखिए कस्टम ड्यूटीज वगैरह, ठीक है, 25 क्रिटिकल मिनरल्स, जो क्रिटिकल मिनरल्स का मतलब क्या, जो बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स है उस पर कस्टम ड्यूटी बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। तो इससे क्या होगा, ठीक है, बहुत सारे सेक्टर्स हमारे इंप्रूव हो जाएंगे। अब देखिए डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है? देखिए दो तरीके का टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? जिस पे लगाया जाए वही पे करेगा, यानी कि इनकम टैक्स आप पे लगाया जाएगा, आप ही पे करोगे। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? लगाया किसी और पे जाएगा, पे कोई और करेगा। तो यहाँ पे देखिए जितने भी डायरेक्ट टैक्स है उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये सारी सारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब ध्यान से आप लोग सुनिएगा। क्लियर है? देखिए रैशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गेन,
कैपिटल गेन की बात करते हैं। देखिए कैपिटल गेन वो कैपिटल गेन कहलाता है, कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट किया और वो इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज्यादा हो गया है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो आपका 1 साल से ज्यादा हो गया है उसको हम लोग कैपिटल गेन कहते हैं, ठीक है, 1 साल से ज्यादा हो गया है, मोर देन 1 ईयर या फिर 1 साल, ठीक है, मोर देन 1 ईयर, तो उस केस में हम लोग कैपिटल गेन कहते हैं। तो जो आपका प्रॉफिट तो हो रहा है ना भाई उस इन्वेस्टमेंट पे, उस पे कितना टैक्स लगेगा इसकी बात करते हैं। देखिए शॉर्ट टर्म गेन्स यानी कि कैपिटल गेन की बात नहीं करें, शॉर्ट टर्म गेन की बात करें तो उस पर 20% आपका टैक्स लगेगा, यानी कि जो शॉर्ट टर्म 1 साल से कम की इन्वेस्टमेंट जो है उस पर आपका 20% टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म गेन पे आपका 12.5% टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म गेन यानी 1 साल से ज्यादा का आपका इन्वेस्टमेंट हो गया तो उस पर आपका 12.5% टैक्स लगेगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। अब देखिए इंक्रीज इन लिमिट ऑफ द एग्जेम्पशन ऑफ द कैपिटल गेन ऑन फाइनेंशियल एसेट, यानी कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उस पर 1.25 लाख तक का आपको एग्जाम्प्ट है, इतने पे टैक्स नहीं लगेगा। मान लीजिए आपका कैपिटल गेन यानी आपने इन्वेस्टमेंट किया है और 1 साल से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो गया आपका और उस पर आपका 5 लाख का प्रॉफिट आ गया, 5 लाख का प्रॉफिट आ गया है तो उस पे ना 1.2 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3.75 लाख पे टैक्स लगाया जाएगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये सारे के सारे टैक्स स्लैब आपके सामने हैं। आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ठीक है। अबॉलिश एंजल टैक्स फॉर ऑल क्लासेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब देखिए कई बार आप लोगों ने एंजल इन्वेस्टर्स सुने होंगे, ठीक है, तो वो जो पैसा देते थे ना किसी को पैसा लगाने के लिए तो उस पर भी टैक्स लगाया जाता था, तो अब ये टैक्स को हटा दिया गया, भैया आप टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो आप सिंपलर टैक्स रिजाइम टू ऑपरेट डोमेस्टिक क्रूज। अब देखिए जो डोमेस्टिक क्रूज है जो आप लोग देखते हैं ना जो हमारे देश के अंदर जो शिप वगैरह चलती रहती है, ठीक है, उस पर भी जो टैक्स लगाया जाएगा काफी ज्यादा सिंपल कर दिया गया है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। प्रोवाइड फॉर सेफ हार्बर रेट, हार्बर रेट काफी ज्यादा इजी कर दिए गए। फॉरेन माइनिंग कंपनी सेलिंग रॉ डायमंड्स वगैरह। कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑन फॉरेन कंपनीज रिड्यूस फॉर फ्रॉम 40% टू 35%। कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब क्या होता है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट पे लगाए जाते थे, तो यहाँ पे देखिए कॉर्पोरेट दो तरीके के होंगे ना, एक इंडियन होंगे और फॉरेन होंगे। तो यहाँ पे जो फॉरेन थे ना कॉर्पोरेट टैक्स रेट किनके ऊपर, जो फॉरेन कंपनी थी उनके ऊपर 40% हुआ करता था, अब 35% लगा दिया गया ताकि अब एफडीआई काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा इंडिया में आने लगे। अब देखिए यहाँ पे टैक्स रिजाइन की बात करते हैं, यानी कि नया जो टैक्स स्लैब है वो किस तरीके का आएगा। देखिए इससे पहले मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले जो टैक्स हुआ करता था, ठीक है, इस तरीके से हुआ करता था, ठीक है, पुराने वाली बात बोल रहा हूं, अभी जो कल जो चेंज हुआ है ना उसकी मैं बात कर रहा हूं। उसके पहले टैक्स क्या हुआ करता था कुछ इस तरीके से देखिएगा, ठीक है। उसके पहले 0 से लेकर 3 लाख तक आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। 3 से लेकर 6 लाख तक आपको 5% की टैक्स देने की जरूरत थी, लेकिन अभी क्या कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है, 3 से 7 लाख तक 5% की टैक्स देने की जरूरत है, यानी 1 लाख बढ़ा दिया गया। मैं कंपेरिजन कर करके आपको बताता रहूंगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए अब देखिए दूसरा क्या आता है, यहाँ पे 3 से 9 लाख पे आपको 10% देने की जरूरत है, लेकिन जो अभी कल निर्मला सीतारमण जी ने किया है उस पर क्या कर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे 7 से 10 लाख के बीच में आपको 10% देने की जरूरत है। 7 से 10 लाख की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे देखिए उसी तरीके सारी सारी चीजें चेंज होती रहेंगी। जैसे देखिए उसके बाद आता है, ठीक है, 9 से 12 लाख पे 15% देने की जरूरत है, 12 से 15 लाख पे 20%, और उसके बाद 15 लाख से ऊपर 30% देने की जरूरत थी। ठीक उसी तरीके से अब जो चेंजेस हुए हैं, अब देखिए अब जो चेंजेस हुए हैं, 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं देना, 3 से 7 लाख तक 5% देना है, 7 से 10 लाख तक 10% देना है, 10 से 12 लाख तक 15% देना है, और 12 से 15 लाख पे आपको 20% देना है, और 15 लाख से जो ऊपर आएगा उस पर आपको 30% तक का टैक्स भरना है। ये जो नया वाला स्लैब है दोस्तों मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल प्रिविलेज दिए गए, इंपॉर्टेंस दिया गया है, जैसे बिहार और आंध्र प्रदेश आ जाता है। देखिए केंद्र सरकार कहीं ना कहीं उन राज्यों को बेनिफिट जरूर करना चाहेगी जिनकी वजह से उनकी सरकार बनना थोड़ा मुश्किल था। जैसे बिहार का आपको अच्छी तरह से पता है, बिहार में कैसे पेंच अड़े थे सरकार बनाने के लिए, तो बिहार ने क्या बोला था, भैया स्पेशल दर्जा चाहिए हमको, बिहार राज्य को स्पेशल दर्जा दो ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। तो भैया स्पेशल दर्जा तो देना मुमकिन नहीं था क्योंकि हर एक स्टेट मांगने लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहेगा, भाई स्पेशल दर्जा तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ आपको हम लोग 26,000 करोड़ जरूर देंगे, ठीक है, 26,000 करोड़ जरूर देंगे ताकि आप डेवलपमेंट कर सको। ध्यान सुनेगा, 26,000 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। क्लियर पॉइंट। और एक आंध्र प्रदेश को भी दिया गया 15,000 करोड़, मैं आगे बताऊंगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो देखिए जो बड़ा न्यूज क्या है यहाँ पे, ठीक है, कि 26,000 करोड़ बिहार को यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अलॉट किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे रोड प्रोजेक्ट दिए गए हैं, ठीक है, पोर्ट वगैरह दिए गए, कॉलेजेस वगैरह बनाए जाएंगे, ठीक है, सारी की सारी चीजें बनाई जाएंगी। और इसके लिए कौन सा योजना लेके आई गई थी, पूर्वोदय योजना लेके आई गई थी, जो 5 राज्यों में थी। 5 राज्यों का नाम आपको याद होना चाहिए, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ठीक ऐसे ही देखिए आंध्र प्रदेश का भी पॉइंट था, ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी जो टीडीपी पार्टी थी उसके बिना भैया यहाँ पे क्या ही करते बीजेपी वाले, ठीक है। तो यहाँ पे इस राज्य को भी 15,000 करोड़ रुपए स्पेशली दिए गए हैं, 15,000 करोड़। अब देखिए इसका 15,000 करोड़ रुपए देने का जो स्पेशल रीजन था वो क्या था,
देखिए, जब तेलंगाना अलग हुआ तो हैदराबाद भैया उसके पास चला गया एज ए कैपिटल। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश को एक नया कैपिटल बनाना पड़ेगा ना, तो कैपिटल बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है। ये तर्ज देके सरकार ने क्या कहा है कि भैया इसको 15,000 रुपए करोड़ देना लाजमी है। तो ये पूरा का पूरा बजट था दोस्तों। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, जो भी बजट मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, आप इस बजट को एक एक करके, एक एक पॉइंट करके पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे, एक से दो बार देखेंगे तब भी आपको पूरा बजट समझ में आ जाएगा। ठीक है, आने वाले एग्जाम्स में इससे सवाल 100% बनेंगे, आज ही मैं आपको बता देता हूं। तो ये सारे के सारे जो भी लेक्चर आप लोग देख रहे हो, ठीक है, अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो कि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। और जाहिर सी बात है, आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के लिए हेल्पफुल होगी। इसी तरीके के वीडियोस, लेक्चर्स हम आपके लिए हमेशा लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखेगा। और हाँ, सीएमसी इंदौर को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। जय हिंद।